प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। इस व्याख्यान में हम समांतर माध्य ज्ञात करने की लघु विधि के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ उदाहरणों की सहायता से ये समझेंगे कि लघु विधि द्वारा समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने समांतर माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि के बारे में, डायरेक्ट मेथड के बारे में विस्तार से चर्चा की थी और कुछ उदाहरणों की सहायता से प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य की गणना की थी। और साथ ही हमने प्रत्यक्ष विधि के विभिन्न सूत्रों और लघु विधि के विभिन्न सूत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम लघु विधि के बारे में कुछ उदाहरणों की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करने का तरीकों को समझेंगे। मैंने ये भी बताया था कि प्रश्न चाहे लघु विधि से किया जाए या फिर प्रत्यक्ष विधि से किया जाए, उत्तर वही होगा। अर्थात किसी भी प्रश्न को यदि हम प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करते हैं तो वही उत्तर होगा जो कि लघु विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, तब आता है। कल जो हमने चर्चा की थी उसको मैं संक्षिप्त में वापस दोहराऊंगा। प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र होते हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सूत्र प्रश्न की प्रवृत्ति के अनुसार, प्रश्न की प्रकृति के अनुसार हमें अपनाने होते हैं। अर्थात यदि प्रश्न व्यक्तिगत श्रेणी का है जिसमें समंक श्रेणी बिखरी हुई है या इस तरह से है जो कि व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत होती है, अर्थात ऐसे समंक जो कि बिखरे हुए हो या फिर पंक्ति या कॉलम एक ही हो, यानी x ही दिया हुआ हो, तो हम यह सूत्र अपनाएंगे, x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n। यदि श्रेणी खंडित है तो हम x बार इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन n सूत्र अपनाएंगे, यानी खंडित श्रेणी मतलब जहाँ पे x और f दिया हो। और श्रेणियों के बारे में भी आवर्ती वितरण के अंतर्गत हमने विस्तार से चर्चा की थी। खंडित श्रेणी में x और f दो कॉलम होते हैं और जिसमें f यानी कि फ्रीक्वेंसीज और x अर्थात मूल पद और उनकी आवृत्तियाँ। मूल पदों के साथ जब आवृत्तियाँ दी हुई होती है तो वे खंडित श्रेणी की समंक श्रेणियाँ कहलाती है। और इसके लिए सूत्र होता है x बार इज इक्वल टू समेशन fx। और सतत श्रेणी यदि है अर्थात वर्गांतर के साथ फ्रीक्वेंसीज दी हुई है तो ऐसी स्थिति में हम सूत्र वही अपनाते हैं जो कि खंडित श्रेणी में होता है, अर्थात x बार इज इक्वल टू fx अपॉन n समेशन fx अपॉन n। लेकिन इसमें f फ्रीक्वेंसी दी होती है लेकिन वर्गांतर के साथ दी होती है, तो वर्गांतर के मिड वैल्यूज़ को निकालते हैं और उसको x मान लेते हैं और फिर f और x का गुणा करके उसकी जोड़ करके उसमें पदों की संख्या का भाग दे दिया जाता है। सतत श्रेणी और खंडित श्रेणी में पदों की संख्या यानी n जो है वो फ्रीक्वेंसीज की जोड़ होती है, यानी समेशन f होता है। और अब हम लघु विधि के बारे में संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं, जो कि हम कल मतलब इससे पहले वाले व्याख्यान में चर्चा कर चुके हैं। लघु विधि के अंतर्गत यदि व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न है तो x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन dx अपॉन n। dx यहाँ पर x श्रेणी का विचलन है, विचलन अर्थात x माइनस a का मतलब यहाँ पे है कल्पित माध्य। और यदि खंडित श्रेणी का प्रश्न है तो सब x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन f dx अपॉन n। यहाँ पर a कल्पित माध्य ही है और f फ्रीक्वेंसी है और समेशन यानी कि सम ऑफ यानी जोड़ और dx यानी कि x श्रेणी का विचलन। यानी सबसे पहले x श्रेणी का विचलन लेते हैं, उसके बाद में उसको dx लिखकर उसका f के साथ में गुणा करके उसको जोड़ लेते हैं और फिर n का इसमें भाग देकर जो भी वैल्यू प्राप्त होती है उसको कल्पित माध्य के साथ में जोड़ लिया जाता है। यदि आगे की वैल्यू माइनस में होती है तो a में से घटाया जाएगा और आगे की वैल्यू प्लस में होती है तो a के साथ में उसको जोड़ लिया जाएगा। इसी तरह से जो सतत श्रेणी का प्रश्न हो तो ऐसी स्थिति में सूत्र होगा वही जो कि खंडित श्रेणी में होता है, लेकिन अंतर ये होता है कि वर्गांतर के साथ फ्रीक्वेंसी दी होती है, इसलिए वर्गांतर की मिड वैल्यू निकालकर उसे x मानना और फिर उसके बाद में x और f हमारे पास में होते हैं। तो x श्रेणी का किसी एक
एक्स को लेकर, अर्थात जो बीच में होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, उसको हम कल्पित माध्य मानते हुए दूसरे पदों के साथ उसका अंतर ज्ञात कर लेते हैं, विचलन ज्ञात कर लेते हैं, फिर डी एक्स और एफ का गुणा करके उसकी जोड़ करके पदों की संख्या का भाग देकर जो वैल्यू प्राप्त होती है उसे ए के साथ में जोड़ दिया जाता है। जोड़ने का मतलब यहाँ पे ये होता है, प्लस का निशान है लेकिन यदि ये माइनस में है तो एक से माइनस कर लिया जाता है, और यदि ये पूरा प्लस में है तो ए के साथ में प्लस कर लिया जाएगा। ये इनके सूत्र हैं जिसको मैंने रिपीट किया है, इसके बारे में कल हम चर्चा कर चुके थे। अब हम कुछ उदाहरणों को लेंगे, लेकिन मैंने बताया था कि प्रश्न चाहे प्रत्यक्ष विधि से करें या लघु विधि से करें, उत्तर वही आता है। इसलिए प्रश्न भी मैंने वही लिया है जो कि प्रत्यक्ष विधि से हल किया था। प्रश्न आपके सामने, निम्नांकित 10 विद्यार्थियों के भार के आंकड़ों से औसत या माध्य भार ज्ञात कीजिए। भार के आंकड़े इस तरह से है, भार किलोग्राम में दे रखा है, जो वही है जो इससे पहले व्याख्यान में हमने लिखे थे। इनका प्रत्यक्ष विधि द्वारा हमने हल किया था, और इसको हल करने के लिए सबसे पहले इनको इस तरह से खड़े में लिख लेंगे हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन x को कल्पित माध्य मानेंगे, किसी एक x को, और उससे इस x के साथ में अंतर ज्ञात कर लेंगे, यानी विचलन ज्ञात कर लेंगे। अब इसमें कल्पित माध्य यानी कि हम कल्पना कर लेते हैं कि ये जो x दिए हुए हैं, ये x के पद हैं, वेरिएबल्स हैं 35, 40, 45, 35, 40, 42, 48, 40, 50 और 45, यानी 35 से लेकर 50 तक इसका वितरण है। सबसे छोटी संख्या 35 है और सबसे बड़ी संख्या इसमें 50 है। तो इनके बीच में ही हमारा उत्तर होगा, अर्थात x बार इनके बीच में ही होगा। 35 से लेकर 45 के बीच में कोई सा भी हो सकता है। उसको ज्ञात करने के लिए हमें प्रत्यक्ष विधि या लघु विधि अपनानी होगी। चूंकि हम लघु विधि की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके बीच की कोई संख्या ऐसी जो कि लगभग बीच में आई हुई हो, अर्थात बीच में आकार के अकॉर्डिंग, स्थिति के अनुसार नहीं। यहाँ पे हम आकार के, क्योंकि हमने यहाँ जमाया नहीं, इस कारण से कह रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ आकार के अनुसार 35 और 50 के बीच में 40 भी है, 42 भी है और 48 भी है। लेकिन हम ऐसी संख्या लें जो कि लगभग बीच में हो, और साथ में यदि वो एक से अधिक बार आई है तो हम उसको ले लें। उससे क्या होगा, एक्चुअली लघु विधि दिखने में तो नाम से तो लघु विधि है, शॉर्टकट मेथड है, लेकिन ये होती लंबी है, पर इसकी कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। यानी प्रत्यक्ष विधि में कैलकुलेशन बड़ी होती है, विधि छोटी होती है। लघु विधि में प्रोसेस लंबी होती है लेकिन कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। तो जब हम कह रहे हैं कि इनमें से कल्पित माध्य हम उसको मानेंगे जो कि ऐसी वैल्यू है जो कि बीच में हो, और यदि एक से अधिक बार आई हो तो और ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है ये हमारी छोटी हो जाएगी। इस कारण से जैसे हमने यहाँ पे ले ली 40, तो 40 एक बार, दो बार और 3 बार है। जब 40 में से 40 घटा जाएंगे तो 0 0 0 आएगा, इस कारण से 3 बार 0 हो जाएगा। तो 3 बार जब 0 होगा तो कैलकुलेशन वैसी छोटी होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब में ये 3 बार आए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये बीच में आए, ये तो कम से कम हो ही सकता है। तो हम एक संख्या कल्पित माध्य मान लेते हैं, यानी हम ये मान रहे हैं कि इस श्रेणी का कल्पना के आधार पर यही माध्य है, और हमने इसको 40 को मान लिया। फिर इस 40 के साथ में 40 से हमने इस पूरी श्रेणी का विचलन ले लिया। a बराबर 40 से विचलन, अर्थात कल्पित माध्य बराबर 40 से विचलन। विचलन किसका लेते हैं, x श्रेणी का, और किससे लेते हैं, कल्पित माध्य से। और कल्पित माध्य किसके बीच में से लेते हैं, x में से ही लेते हैं। ये मैं इसलिए यहाँ पे स्ट्रेस कर दे रहा हूँ क्योंकि जब हम आगे खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी के प्रश्न हल करेंगे उस समय हमें ये जानना आवश्यक होगा कि विचलन भी x श्रेणी का ही लिया जाता है और x श्रेणी में से ही कल्पित माध्य माना जाता है। तो हमने कल्पित माध्य बराबर 40 है और इससे हमने विचलन लिया। विचलन का हमारे पास में क्या है, dx इज इक्वल टू x माइनस ए। डी का मतलब यहाँ पे डिविएशन है, डिविएशन का मतलब होता है विचलन, भटकाव, अंतर, और x मतलब x श्रेणी है, और x मतलब ये, इस x का मतलब ये x है,
ये जो दिख रहे हैं 35, 45 और ये, और ए मतलब 40 है, कल्पित माध्य है। और अब हम इसका विचलन ले रहे हैं, और विचलन लेने के लिए मैंने पहली बार इनको पूरी तरह से लिख दिया है, जिससे हम जब भी ज्ञात करेंगे आगे तो दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी x माइनस ए, यानी 35 में से 40 गए, पीछे रह गए -5, फिर 40 में से 40 गए, पीछे रह गए 0, फिर 45 में से 40 गए +5। इस तरह से हमने पूरे विचलन ले लिए। आप देखिए इस पूरी लाइन में आपको दिखेगा कि ये जो वैल्यूज़ है इसमें से इसको घटाया जा रहा है। 35 में से 40, फिर 40 में से 40, फिर 45 में से 40, फिर 35 में से 40, फिर 40 में से 40। इस तरह से हमने ये ज्ञात कर लिया है। विचलन लेने का तरीका ये इसलिए मैं स्ट्रेस कर दे रहा हूँ इसको बार बार, क्योंकि हम बाद में जो प्रश्न हल करेंगे उसमें दोबारा हम विचलन कैसे ज्ञात करें उसके बारे में नहीं बताऊंगा मैं। इस कारण से मैं यहाँ पर विचलन लेने का तरीका आपको बता रहा हूँ। विचलन लेने के दो तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कल्पित लघु विधि की बात करें तो हमेशा कल्पित माध्य से ही लिया जाता है, तो x माइनस ए ही होता है जब भी कभी करें। चाहे आप लघु विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करें, या माध्य विचलन ज्ञात करेंगे, या प्रमाप विचलन ज्ञात करेंगे, या फिर हम कोरिलेशन कोफिशिएंट ज्ञात करेंगे, जब भी ज्ञात करेंगे और लघु विधि अपनाएंगे तो dx इक्वल टू एक्स माइनस ए ही होगा, और उसको इस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो ये हमारी पूरी लाइन हमें प्राप्त हो गई है विचलन के आधार पर। और ये जो लाइन है इसमें माइनस माइनस को अलग रख दिया और प्लस प्लस को अलग रख दिया। प्लस के हैं 30 और माइनस के हैं 10। प्लस के कौन कौन से, एक ये प्लस का है, एक ये प्लस, एक ये प्लस, एक ये प्लस, एक ये प्लस है। यानी कि 2 और 8 10 और 10 20 और 5 25 और ये 5 ऊपर वाला रह गया था 30। 30 तो हो गए प्लस के, और माइनस के हो गए 5 और ये 5 10 हो गए माइनस के। तो इनको यहाँ पे लिख दिया, तो प्लस के 30 माइनस 10 बराबर कितने हुए, प्लस के 20। तो समेसन dx जो हमारे पास में आएगा वो होगा +20। अब हमारा सूत्र जो है वो पहले हमने लिखा था, उस सूत्र को यहाँ लिख दीजिए। सूत्र बराबर x बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन dx अपॉन n। तो a क्या है, कल्पित माध्य जिसको हमने पहले माना था 40 है, तो 40 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में समेसन dx क्या है, यानी विचलन की जोड़ +20 है, तो 20 लिख दिया। आप +20 भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, प्लस हो तो दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो पदों की संख्या है वो हम, चूंकि ये व्यक्तिगत श्रेणी है इसलिए 1 2 3 4 इस तरह से गिन के देखेंगे, तो ये 10 है, n बराबर 10 है, इसलिए 20/10। तो 20 में 10 का भाग दिया, 2 आ गए, तो अगली जो हो जाएगी 40 + 2 = 42। x बार इक्वल टू 42। यानी कि ये जो प्रश्न था 10 विद्यार्थियों के भार के आंकड़ों से माध्य निकालने का, तो 10 इस कक्षा में पढ़ने वाले 10 विद्यार्थियों का, अर्थात इस कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का औसत भार 42 किलोग्राम है। जैसा हमने प्रत्यक्ष विधि के द्वारा ज्ञात किया था, तो भी यही उत्तर आया था। तो हमारा प्रूव हो गया कि प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करें या फिर लघु विधि से ज्ञात करें, उत्तर वही होगा। अब हम लेते हैं दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न जो था इसमें केवल एक ही लाइन लिखी हुई थी, यानी कि ये व्यक्तिगत श्रेणी का था। दूसरा प्रश्न हम ले रहे हैं, ये है निम्नांकित समंग श्रेणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न हम प्रत्यक्ष विधि से हल कर चुके हैं। इसमें है पहले भार के आंकड़े, फिर है विद्यार्थियों की संख्या, अर्थात x और f दो दिए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये खंडित श्रेणी का प्रश्न है, और जब खंडित श्रेणी का प्रश्न होता है तो लघु विधि द्वारा हल करने के लिए सबसे पहले उसको इस तरह से लिख दीजिए, x के साथ f लिख दिया। उसके बाद इस x में से, मैंने पहले भी कहा था, उत्तर भी x में से ही आएगा, यानी 35 से 50 के बीच में आएगा। सॉरी, ये है 35 से लेके 47 तक विस्तार इसका, 35 से लेके 47 तक इसका विस्तार है। तो ये सबसे छोटी संख्या है, ये सबसे बड़ी संख्या है, यानी पदों में, तो इनके बीच ही कोई उत्तर आएगा। 35 से लेकर 47 के बीच में ही कोई उत्तर आएगा। लेकिन उत्तर ज्ञात करने के लिए हम लघु विधि का सहारा ले रहे हैं यहाँ पे। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इस x में से ही, हमेशा याद रखें f केवल फ्रीक्वेंसी है और मूल पद x है, इसलिए मूल पदों में से ही कल्पित माध्य लेंगे। तो कल्पित माध्य हम ले रहे हैं, x में से ले रहे हैं 41 को। इसको 41 को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक तो ये बीच में आया हुआ है और दूसरा इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है।
तो ऐसी संख्या, ऐसा मूल पद जो बीच में आया हो और जिसकी फ्रीक्वेंसी भी अधिक हो तो ज़्यादा सहूलियत होगी कि उसी को हम कल्पित माध्य माने। इसलिए हमने इस 41 को कल्पित माध्य मान लिया है और इस 41 को कल्पित माध्य मतलब a बराबर 41 यानी कल्पित माध्य 41 से विचलन, विचलन किसका है? x श्रेणी का, अर्थात 35 माइनस 41 कितने हो गए? -6। 37 माइनस 41 कितने हुए? -4। 39 माइनस 41 -2। 41 माइनस 41 0। और इसी तरह से 43 माइनस 41 प्लस 2। 45 माइनस 41 प्लस 4 और 47 माइनस 41 प्लस 6। इसके बाद हम क्या करेंगे? हमारे पास में x और f दोनों ही हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रेस कर रहा हूँ, दोबारा करना चाहूँगा कि सूत्र जो होता है वो पहले आप समझ लीजिए। देखो, दो चीज़ समझने की आवश्यकता है। सबसे पहला तो है प्रश्न किस श्रेणी का दिया हुआ है, प्रश्न किस प्रकृति का दिया हुआ है। यदि वो प्रश्न व्यक्तिगत श्रेणी का है तो व्यक्तिगत श्रेणी का लिए जो सूत्र हैं वो ही अपनाएं। यदि प्रश्न खंडित श्रेणी का है तो खंडित श्रेणी का सूत्र याद रखिए, उसको लगाएं। और यदि प्रश्न सतत श्रेणी का है तो सतत श्रेणी का सूत्र और प्रोसेस याद रखिए और वही लगाएं। दूसरा प्रोसेस और दूसरे सूत्र नहीं लगाना है। यदि ऐसा करते हैं तो गलत हो सकता है। तो इसमें हमने पहले लिख दिया सूत्र, मान लेते हैं हमने पहले सूत्र लिख दिया। सूत्र बराबर है x बराबर a प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। तो हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले a चाहिए, फिर समेशन एफ डी एक्स चाहिए और n चाहिए। तो a हमने पहले मान लिया। उसके बाद में क्या चाहिए हमको? समेशन एफ डी एक्स चाहिए। तो f तो हमारे पास में है लेकिन dx नहीं है, इसलिए हमने कल्पित माध्य से x का विचलन लिया जिससे हमारे पास में dx हो गया था। अर्थात अब हमारे पास में f भी है और dx भी है। तो हम क्या करेंगे? सूत्र में हमें चाहिए चूंकि, इस कारण से हम f और dx का आपस में, इन दोनों लाइनों का आपस में गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एफ डी एक्स। और एफ डी एक्स यानी कि इसको और इसको गुणा करते रहेंगे। एक को -6 से गुणा किया -6, 2 को -4 से किया -8, 3 को -2 किया -6। इस तरह से हम क्या करेंगे? इस पूरी इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, f और dx का आपस में गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद में यहाँ लिख देंगे, इसकी जोड़ लगा देंगे। प्लस प्लस को एक साथ रख लेंगे, माइनस माइनस को एक साथ रख लेंगे। और रखने का आपको तरीका पता ही है, पहले जोड़ लिया 12, 12 और 8 प्लस के हैं ये, और प्लस में लिख दिए 32 हो गए। और 6, 8 और 6 ये तीनों माइनस के, तीनों को जोड़ दिया जो कि 6, 8, 14 और 6, 20 माइनस के हो गए। तो 32 में से 20 गए, पीछे रह गए 12। चूंकि 32 प्लस के हैं, बड़ा प्लस है इसलिए 12 प्लस के हो गए। तो अब हम इस सूत्र में इन संख्याओं को रख देंगे। n हमारे पास में 20 है, n बराबर यहाँ पे समेशन f होता है। तो हमने इसको लिख दिया, a 41 प्लस 12 ये वाले यहाँ रख दिए और 20 ये वाले यहाँ रख दिए। और इसके साथ ही हमने इसका सॉल्यूशन कर लिया। और सॉल्यूशन जो है वो इस तरह से हो गया, 12 में 20 का भाग दिया तो 0.6 आया, और 41 में इसको जोड़ा तो 41.6 हो गया। और जो उत्तर हमारा होगा x बार इज इक्वल टू 41.6। यही उत्तर हमारे प्रत्यक्ष विधि द्वारा हल करने पर भी आया था। आप चाहें तो उस पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं, पहले वाले व्याख्यान को देख सकते हैं। अगला प्रश्न हम ले रहे हैं जो कि प्रत्यक्ष विधि में भी हल किया था। और प्रश्न है, एक बगीचे में लगे 360 पेड़ों की ऊंचाई से संबंधित आंकड़े निम्नानुसार है, जिनसे बगीचे के पेड़ों की औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि जो प्रश्न दिया हुआ है ये वर्गांतर में दिया हुआ है, 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21 और 21 से 28, और वर्गांतर भी बराबर है। और इधर पेड़ों की संख्या दी हुई है। इसका मतलब हुआ है कि क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। जब ऐसा होता है प्रश्न में, इसका मतलब ये सतत श्रेणी का प्रश्न है। और सतत श्रेणी के लिए प्रश्न को हल करने के लिए लघु विधि में जो सूत्र होता है वो सूत्र है a प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। ये सूत्र लिखा हुआ है, आप याद कर लीजिए। और हमारी स्लाइड में भी, पहली स्लाइड जो थी उस स्लाइड में इसका लिखा हुआ ये वाला सूत्र है। लेकिन इसमें क्या करना होता है? इसमें हमको करना होता है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा?
इस प्रश्न को लिख लीजिए एक बार। इस प्रश्न में पहले वर्गांतर लिख दीजिए, उसके बाद में फ्रीक्वेंसीज लिख दीजिए। आप चाहें तो दोनों साथ साथ लिख सकते हैं यहाँ पे, और चाहें तो बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें वर्गांतर से मिड वैल्यू निकालने की भी आवश्यकता होगी। इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले मिड वैल्यू निकाल रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो पहले ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यानी कि हम वर्गांतर और फ्रीक्वेंसी साथ में रख सकते हैं, ये और ये। उसके बाद तीसरा जो होगा बिंदु हमारा मध्यमान ज्ञात करने का, उसको हम ज्ञात करेंगे। मध्यमान ज्ञात करने का तरीका मैंने उसमें बताया था किस तरह से ज्ञात करना है, कि वर्गांतर की दोनों सीमाओं को जोड़कर 2 का भाग देना, अर्थात 0 और 7 है तो 0 + 7 बटे 2, तो 3.5 आएंगे। इसी तरह से 7 + 14 दूसरा वर्ग है, 7 से 14 यानी 7 + 14 बटा 2, तो 21 में 2 का भाग दिया 10.5 आएगा। इस तरह से हम इसका मिड वैल्यू ज्ञात करेंगे, और मिड वैल्यू ज्ञात करने के बाद इसको हम x नाम दे देंगे। उसके बाद हमारे पास में f और x दो श्रेणियाँ आ गई, लेकिन हमें सूत्र में क्या चाहिए, हमें सूत्र में चाहिए समेशन f dx अपॉन n। इसको प्लस करना है a के साथ में, यानी f तो हमारे पास में लेकिन dx नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद इस x श्रेणी का विचलन ज्ञात करेंगे। इसी x श्रेणी में से किसी एक जो कि बीच में हो, जिसकी आवृत्ति भी बड़ी हो, उसको हम कल्पित माध्य मान लेंगे, और उस कल्पित माध्य से विचलन ज्ञात कर लेंगे। और विचलन ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी आवृत्ति 82 है, और उसकी जो x है वो 31.5 है। ये 31.5 लगभग बीच में भी है और आवृत्ति भी बड़ी है। हमने आवृत्ति बड़ी क्यों ली और क्यों लिया, क्योंकि ये बीच में भी है और ये सबसे बड़ी आवृत्ति भी है। तो गणना करने के लिए हमारे पास में, कैलकुलेशन के लिए हमारे पास में संख्या छोटी हो जाएगी, इस कारण से लिया जाता है। और बीच में लेने पर ये उत्तर भी, वैसे उत्तर तो सही आएगा, यदि 24.5 लेके करेंगे तो भी सही आएगा, 38.5 लेके करें तो भी सही आएगा, लेकिन उसको यदि हम और इजी करना चाहें तो ये तरीका हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, इस 31.5 से इस पूरी x श्रेणी का विचलन ज्ञात कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। फिर f और dx का आपस में गुणा कर लेंगे, यानी f और dx का गुणा करके यहाँ लिख देंगे, और फिर इसकी जोड़ कर लेंगे, और जोड़ करने पर जो हमारे पास में आएगा उसे हम सूत्र में रख लेंगे। अब हमारे पास में क्या आ गया है, हमारे पास में dx और f की गुणा करने के बाद जोड़ प्राप्त हो चुकी है, जो कि -511 आई है। और n हमारा समेशन f है 360, जो प्रश्न में भी दिया हुआ है। 360 पेड़ों की संख्या दे रखी है पहले से ही। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस सूत्र को लिख लेते हैं और इस सूत्र में ये संख्याएं रख देते हैं। तो 31.5 जो कि हमारा कल्पित माध्य है, प्लस -511 जो कि हमारे समेशन एफ डी एक्स है, बटे 360 जो हमारा n है। जब 511 में 360 का भाग देंगे तो आएगा 1.42। चूँकि ये माइनस में है इसलिए पूरी संख्या ही माइनस में हो जाएगी, और इसलिए 31.50 में से 1.42 घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 30.08। जब हमने प्रत्यक्ष विधि से इस प्रश्न को हल किया था तो भी यही आया है, और उत्तर हमारा हो जाएगा माध्य ऊंचाई 30.08 फीट, या फिर 30 फीट और 1 इंच भी इसको कह सकते हैं। आज के व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में हम मध्यक के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे, और आप लोग इसी तरह से प्रश्न लीजिए और हल करते रहिए। सांख्यिकी में, परिमाणात्मक विधियों में जितने प्रश्न हल करते हैं उतना ही हमें फ़ायदा होता है। धन्यवाद।